2G घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। एक ऑडियो क्लिप से पता चला है कि सरकारी वकील एके सिंह घोटाले के आरोपी यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा के साथ केस को लेकर बातचीत कर रहे थे। सीबीआई को शक है कि एके सिंह ने संजय चंद्रा को अहम जानकारियां लीक की हैं। सीबीआई ने एके सिंह की छुट्टी कर दी है। सीबीआई ने संजय चंद्रा और एके सिंह दोनों के खिलाफ शुरुआती एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने कल दोनों से पूछताछ की थी। ऑडियो टेप की जांच सीएफएसएल लैब में होगी। दोनों के वॉइस सैंपल लिए गए हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। ओम प्रकाश, फिलहाल सीएफएसएल रिपोर्ट का इंतजार होगा इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, ये सबसे पहले 6 फरवरी को ये डीवीडी मिली थी सीबीआई को और सीबीआई ने उसी दिन आरंभिक जांच का मामला दर्ज किया था और एके सिंह को 2G मामलों से हटा दिया था। सीबीआई ने एके सिंह की जगह केके गोयल को 2G मामलों का नया एडवोकेट नियुक्त किया है। केके गोयल अब एके सिंह की जगह काम देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल दोनों को जब संजय चंद्रा और एके सिंह दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो सीबीआई सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान ही इन दोनों की वॉइस रिकॉर्ड कर ली गई थी और उसी वॉइस को अब सीएफएसएल जांच के लिए भेजा गया है, जो इस बात को प्रमाणित करेगी कि जो टेप में वॉइस है वो एके सिंह और संजय चंद्रा की है या नहीं। हालांकि पूछताछ के दौरान संजय चंद्रा ने सीबीआई अधिकारियों के सामने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने एके सिंह से ऐसी कोई बात की थी। एके सिंह ने भी सीबीआई अधिकारियों को पूछताछ के दौरान केवल ये कहा था कि संजय चंद्रा चूंकि मामले में आरोपी हैं और उनसे उनकी बात होती रहती है, लेकिन किसी भी तरह की जो गोपनीय जानकारी है या किसी गवाह को टर्नडाउन कराने की बात से एके सिंह ने सीबीआई अधिकारियों के सामने इनकार कर दिया था। फिलहाल दोनों के जो वॉइस सैंपल हैं वो सीबीआई ने ले लिए हैं और उनके वॉइस सैंपल अब जांच के लिए सीएफएसएल भेजे गए हैं, जहां जांच के बाद ये साबित हो पाएगा कि उनकी आवाज है या नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई इस मामले में ही अपने ही कुछ और अन्य सीबीआई अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है, क्योंकि जांच अधिकारियों का मानना है, जो एसी हेडक्वार्टर के डीआईजी संजय कुमार सिंह की टीम इस मामले की जांच कर रही है और जांच अधिकारियों का मानना है कि एक अकेला सरकारी वकील अगर किसी आरोपी से बात करता है तो अपने अकेले दम पर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। लिहाजा इस मामले में कुछ और अधिकारियों की भूमिका भी होनी चाहिए। लिहाजा इस एंगल से भी सीबीआई जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में केके गोयल को सीबीआई का नया 2G एडवोकेट बना दिया गया है और सीबीआई सीएफएसएल रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है। जी चलिए, केके गोयल को नया सरकारी वकील बनाया गया है, एके सिंह को हटा दिया गया है। शुक्रिया ओम प्रकाश। और अब फिलहाल इंतजार सीएफएसएल की रिपोर्ट का है। आरोपी को केस से बच निकलने की सलाह देना 2G केस के सरकारी वकील एके सिंह को भारी पड़ गया है। सीबीआई ने शुरुआती एफआईआर दर्ज करके सरकारी वकील एके सिंह को फौरन हटा दिया है। एके सिंह 2G केस हाई प्रोफाइल आरोपी यूनिटेक कंपनी के एमडी संजय चंद्रा के साथ कथित बातचीत के टेप में पकड़े गए हैं। सीबीआई ने संजय चंद्रा और एके सिंह दोनों के खिलाफ शुरुआती एफआईआर दर्ज की है। ऑडियो सीडी सीबीआई को मिली है। संजय चंद्रा और एके सिंह दोनों से कल इसी सिलसिले में सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ भी की गई। सीबीआई को शक है कि एके सिंह ने 2G केस के बारे में कुछ अहम जानकारियां संजय चंद्रा को साझा की हैं। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोनों के बीच कथित ऑडियो सीडी का एक हिस्सा छापा है, जिसमें सरकारी वकील कथित तौर पर चंद्रा से पूछ रहे हैं कि मेरे जैसे वकील की कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या कीमत होगी, अगर सैलरी पर आएंगे तो करीब 3-4 लाख रुपए हर महीने। 2G घोटाले के केस में रोजाना हाजिरी के दौरान ये 2 गुनी हो जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि ये टेप बीते साल सितंबर महीने में रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इस बीच यूनिटेक की ओर से इस मामले में सफाई भी आई है। यूनिटेक का कहना है कि संजय चंद्रा सरकारी वकील से कभी भी कोर्ट से बाहर नहीं मिले हैं और न ही दोनों के बीच कभी फोन पर कोई बातचीत ही हुई है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में संजय चंद्रा की कंपनी को भी लाइसेंस आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में जब जांच की गई तो इसके आवंटन में गड़बड़ियां पाई गईं। कॉल सेंटर की कैब एक बार फिर सड़क पर राहगीरों के लिए कहर बनी है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 58 के एक कॉल सेंटर की यही वो कैब है जिसने कल रात 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में नोएडा के सेक्टर 9 में रहने वाले शिव प्रसाद की मौत हो गई। 3 पेशेंट्स आए थे और 3 में से 2 की हालत काफ़ी गंभीर थी। जब वो आए थे उनको सर पे चोटें आई थी, हेड इंजरी थी सीवियर, होश में भी नहीं थे और हार्ट बीट वगैरह उनकी काफ़ी गड़बड़ चल रही थी उस टाइम पे। पुलिस के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 68 में कॉल सेंटर की कैब चला रहे ड्राइवर ने सबसे पहले 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी।
बाइक पर सवार विशाल और सुमित को रौंदने के बाद कैब ड्राइवर ने साइकिल चला रहे महेश को भी टक्कर मारी। इसके बाद मौके से फरार होने के चक्कर में कैब चालक ने सामने से आ रहे पैदल राहगीर शिव प्रसाद को रौंद दिया। घायलों को पास के जगदम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे भाई हैं विशाल जायसवाल और उनके एक मित्र हैं सुमित शर्मा। ये दोनों सेक्टर 63 से परथला खंजरपुर जा रहे थे, तो रास्ते में एक टाटा सूमो ने इनको टक्कर मारी और इनका एक्सीडेंट हो गया, जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। शिव प्रसाद की मौत हो गई और 3 घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद पुलिस ने सूमो कार को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। बीती रात दिल्ली में कुछ बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में हंगामा कर रहे इन बदमाशों ने कार में सवार भाई बहन की पिटाई की और पुलिस वाले को भी पीटा। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने पहले भाई बहन की कार जबरदस्ती रुकवाई। कार से उतरकर दोनों ने विरोध किया तो उन्होंने दोनों की पिटाई कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की। बदमाशों की गुंडागर्दी यहीं नहीं रुकी। मौके पर मौजूद एक पुलिस कांस्टेबल ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी भी पिटाई कर दी। बिना वजह के, बिना कुछ बोले ना कुछ, गालियां देने लग गए। फिर मेरी सिस्टर मुझे बचाने के लिए बाहर निकली और फिर उसको भी उन्होंने मारा। उसको भी बहुत सारे थप्पड़ मारे उसके गाल पे। भाई बहन है तो उनकी गाड़ी के सामने आ गए, तो क्या किया कि उसकी बहन को छेड़ने लगे। तो उस भाई ने क्या किया, उस बहन को बचाने के चक्कर में बोलने लगा, तो वो सब 7-8 लड़के जो भी थे सब मिलकर उसके भाई को उसके मारने लगे। तो काफ़ी ज़्यादा मारने लगे। तो उतने में एक पुलिस वाला आया और वहाँ सामने से एक डंडा लिया, तो छुड़ाने के लिए आया। तो जो 7-8 लड़के थे वो सब मिलके उस पुलिस वाले को काफ़ी ज़्यादा मारे। बदमाशों की गुंडागर्दी तब रुकी जब और पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर बदमाश अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। मथुरा में मोबाइल ईयरफोन लगाकर चलना एक शख्स की जान पर भारी पड़ गया। फरह थाना इलाके में रेलवे स्टेशन के पास तोमर काशी नाम का एक शख्स ईयरफोन लगाकर पटरी पार कर रहा था। ईयरफोन की वजह से तेजी से आती हुई ट्रेन की आवाज वो नहीं सुन पाया और ट्रेन की चपेट में आ गया। नहीं, उसने लीड लगा रखी थी, अपनी धुन में चला जा रहा था वो, और मोबाइल उसके कान पे था। इस तरीके से हमने उसको बहुत आवाज दिया। मदोसी में चल रहा था मोबाइल की, हमने आवाज भी दी उसको, कोशिश की, अरे भाई हटिया, ट्रेन आ रही है। उसने सुना ही, अपनी धुन में चल रहा था। इस तरीके से नीचे लगा कर गया, ट्रेन ने सीटी मारी पीछे से। वही मोबाइल मुसीबत बन गया उसकी जान की। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराने वाले अमेरिकी सील कमांडो ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। इस कमांडो ने एस्क्वायर मैगजीन को इंटरव्यू दिया है, लेकिन अपनी पहचान छिपाई है। कमांडो ने इंटरव्यू में उन आखिरी 15 सेकंड को बयां किया है जब लादेन को गोली मारी गई। उसने बताया, मैंने लादेन का भेजा बाहर आते हुए देखा, मैंने उसे आखिरी सांस लेते हुए देखा, मैंने महसूस किया कि लादेन का सबसे छोटा बेटा इस वाक़े का गवाह था। इस सील कमांडो ने ओसामा बिन लादेन के सर पर 3 गोलियां मारी थीं। लादेन ने अपनी पत्नी अमाल को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने सामने से पकड़ा हुआ था। मैं इसे नाइट विजन गॉगल्स के जरिए उसे देख सकता था, लेकिन लादेन पूरी तरह अंधेरे में था। वो सुन सकता था लेकिन देख नहीं सकता था। एस्क्वायर मैगजीन में अमेरिकी सील कमांडो का ये इंटरव्यू अगले महीने छपेगा। अमेरिकी सील कमांडो ने लादेन को 2 जून 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में उसके ठिकाने में मार गिराया था। प्रधानमंत्री पद को लेकर नरेंद्र मोदी की दावेदारी का मुद्दा बीजेपी के भीतर इस कदर गरमाया हुआ है कि पार्टी के पूर्व पदाधिकारी भी अपनी राय रखने की बेताबी नहीं छिपा पा रहे हैं। बीजेपी के महासचिव रह चुके गोविंदाचार्य तो दावेदारी की रेस में वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी लौटा लाए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को नंबर 2 की हैसियत दी है। मेरी चले या मैं बताऊं तो मैं कहूंगा कि आडवाणी जी को प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए
और नरेंद्र मोदी, शरद यादव, डॉक्टर स्वामी, सुषमा जी, इन लोगों को मंत्री हो जाना चाहिए। नरेंद्र जी को होम मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए। लेकिन गोविंदाचार्य सिर्फ बीजेपी को ही सलाह नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस में भी प्रधानमंत्री पद के काबिल उम्मीदवारों की खोज कर ली है, लेकिन राहुल गांधी को खारिज कर दिया। तो जैसे कांग्रेस को देखेगा तो श्री दिग्विजय सिंह जी हैं, श्री ए.के. एंटनी जी हैं, ये सब तो राहुल जी से ज्यादा काबिल हैं, अनुभवी हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि इनमें से कोई प्रधानमंत्री बने और राहुल जी अप्रेंटिसशिप करें पहले। वैसे गोविंदाचार्य की अब बीजेपी में कोई राजनीतिक हैसियत तो नहीं है, लेकिन आडवाणी का नाम उछालकर उन्होंने बीजेपी के भीतर पीएम के मुद्दे को नया मोड़ देने की कोशिश जरूर की है। आतंकी अफजल गुरु ने फांसी से पहले अपनी पत्नी तबस्सुम के नाम लिखा था आखिरी खत। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फांसी लगने से कुछ घंटे पहले शनिवार की सुबह अफजल ने ये चिट्ठी लिखी। जेल के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक चिट्ठी उर्दू में लिखी गई और जेल के अधिकारियों को ये नहीं पता कि चिट्ठी में लिखा क्या है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रहने वाले अफजल गुरु को शनिवार की सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया था और शव तिहाड़ जेल में ही दफना दिया गया। गृह मंत्री शिंदे ने कल कहा कि अफजल गुरु के परिवार की मांग पर विचार किया जाएगा, जिसमें उन्होंने अफजल की कब्र पर जाकर आखिरी रस्म निभाने की इजाजत मांगी है। परिवार ने अब ये मांग की है कि वो वहां पर जाना चाहते हैं, कब्र पे अपना फातिहा पढ़ना चाहते हैं, तो क्या गृह मंत्रालय इसकी इजाजत देगा? वो जाना चाहते हैं तो इट कैन बी कंसिडर्ड। अफजल का शव भले ही घर वालों को नहीं दिया गया, लेकिन जेल प्रशासन भी अफजल के सामान लौटाने पर विचार कर रहा है। अफजल को फांसी दिए जाने के बाद घर वालों ने उसका चश्मा, किताबें और बिस्तर जेल प्रशासन से वापस करने की मांग की है। अफजल गुरु का सामान अब भी जेल में रखा हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सामान लौटाने के लिए अफजल के परिवार या वकील को बुलाया जा सकता है। इस मसले पर तिहाड़ जेल आज अपना रुख भी साफ कर सकता है। अफजल की चिट्ठी उनकी पत्नी को दी जाएगी या नहीं और कब दी जाएगी, इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आयकर न चुकाने के मामले में आखिर बाबा रामदेव का ट्रस्ट इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई की चपेट में आ ही गया है। आयकर विभाग ने रामदेव के पतंजलि योग पीठ और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के सभी बैंक खाते सीज कर दिए हैं, यानी इन बैंक खातों से रामदेव का ट्रस्ट कोई लेन देन नहीं कर सकता। सूत्रों के मुताबिक रामदेव के ट्रस्ट पर करीब 34 करोड़ रुपए का बकाया है। आयकर विभाग ने सभी बैंकों से कहा है कि बकाया धनराशि आयकर के खातों में डालें, जो कि पतंजलि के ट्रस्टों को चुकानी है। बैंकों ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। हम उस पर जो भी उचित कार्रवाई है वो उसमें हम कर रहे हैं। जहाँ बैलेंस अवेलेबल था हमने रेमिट कर दिया, बाकी हमने नोट कर लिया। तो कितना बैलेंस आप लोगों ने मतलब दिया है? अब एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी अवेलेबल था उस टाइम जब उनके लोग आए थे तो हमने दे दिया। बाबा रामदेव पहले ही आयकर विभाग की कार्रवाई के पीछे राजनीतिक वजहों की ओर इशारा कर चुके हैं। आपने कहा कि आपसे ये कहा गया कि आप ये सब करना बंद कर दीजिए, हाँ, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जेल में जाने के लिए और फांसी पर झूलने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने कहा हमें जेल जाना और फांसी पर झूलना मंजूर है। ये किसने कह दिया आपसे? अरे भैया, जब उस पार्टी के हाई कमान की ओर से उसके जो है कैबिनेट मिनिस्टर और कुछ दूसरे और प्रभावशाली लोगों को भेजा जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये धमकी नहीं है। 7 दिन पहले ये बात कही गई, धमकी नहीं है, तो एक तरह से प्रपोजल था, एक प्रस्ताव था, हमने प्रस्ताव ठुकरा दिया। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम साक्षात में रामदेव ने कहा कि वो आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। हमारे पास है दान तो हम टैक्स नहीं देंगे, इसलिए हमने कहा हम कोर्ट में जाएंगे, हमें देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। आज इन्होंने हमारे खाते सीज किए, दिव्य ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। कल ये हमारे यदि पतंजलि योगपीठ पर भी पहली बात तो ताला नहीं बना जो लगे, और यदि लगा भी देते हैं तो हम ये पैसा नहीं भरने वाले। दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्वाइन फ्लू पांव पसारता जा रहा है। सोमवार को भी स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे मरीजों की तादाद बढ़कर 121 हो गई है। खास बात यह है कि इनमें से 48 मामले 2 दिनों के भीतर आए हैं। इन 27 लोगों में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर एस.के. शर्मा भी शामिल हैं।